नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग द्वारी और इस खास पेशकश में हमारे साथ राजस्थान से हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह, नीरज और छत्तीसगढ़ से हमारे साथी जुल्फिकार। तो आज हम बात करेंगे कि चुनावी पिच पर अगर ओबीसी का मैदान है तो किसका पलड़ा भारी है। सबसे पहले जानते हैं और देखते हैं कुछ आंकड़े। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी समुदाय से आते हैं। मध्य प्रदेश के 4 दफे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसी समुदाय से आते हैं। बीजेपी ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। जोधपुर में ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में अमित शाह पहुंचे। 1999 में वाजपेयी के वक्त जाट ओबीसी में शामिल हुए। 21% आरक्षण के दायरे में राजस्थान में ही इसका ऐलान हुआ था। अब राजस्थान की बात करें तो 3 दफे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओबीसी समुदाय से आते हैं। जातिगत गणना का समर्थन किया। गहलोत ने राजस्थान में जातिगत गिनती का ऐलान किया। राहुल गांधी की मौजूदगी में ओबीसी आरक्षण को 21% से बढ़ाकर 27% किया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के ओबीसी समुदाय से। तो शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती और बाबूलाल गौर। वहीं कांग्रेस से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बीते कुछ सालों में दोनों ही गैर ओबीसी। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत ओबीसी समुदाय से आते हैं। बीजेपी से वसुंधरा राजे, सीपी जोशी दोनों गैर ओबीसी समुदाय से। तो जैसा हमने आपको बताया था कि इस खास पेशकश में राज्यों की जंग में आज हम बात करेंगे कि चुनावी पिच पर अगर ओबीसी का विकेट है तो किसका पलड़ा भारी है। सबसे पहले मैं अपनी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा मैम के पास चलता हूं। हर्षा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे मध्य प्रदेश में चाहे बीजेपी के पिछले 2 दशक में बात करें तो बीजेपी ने सारे ओबीसी मुख्यमंत्री ही दिए हैं, फिर चाहे उमा भारती हों और बाबूलाल गौर हों या फिर शिवराज सिंह चौहान, बहुत कद्दावर नेता हैं और ये सारे के सारे बड़े नाम हैं। राजस्थान में आपके पास अशोक गहलोत हैं ही, तो कई सारे ऐलान बीजेपी ने जो ओबीसी के विकेट पर हैं वो राजस्थान में ही किए हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें या हाल ही में। तो ऐसे में इन चुनाव में आप क्या देख रही हैं, खास करके अगर ओबीसी के संदर्भ में राजनीति की बात करें और उस गणना में अगर वोटों के गणित की बात करें। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो ओबीसी वोट बैंक कितना अहम है, हम इस आंकड़े से जान सकते हैं कि आज की डेट में ओबीसी पॉपुलेशन 50 से 55% है राजस्थान में। और इसलिए जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था जाटों को ओबीसी में आरक्षण देके, और फिर उनकी सरकार उसकी वजह से बनी थी, सारा टिल्ट जाट वोट बैंक का जो ओबीसी में आ गए थे उनकी तरफ हुआ था, वैसे ही अशोक गहलोत ने ही 9 अगस्त को बांसवाड़ा में कहा था कि हम 21% से 27% कर देंगे ओबीसी रिजर्वेशन। फिर जब बिहार में कास्ट सर्वे हुआ था तो उन्होंने भी कहा था और उन्होंने इनफैक्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि अगर कांग्रेस वापस पावर में आती है तो राजस्थान में भी कास्ट सर्वे होगा। इससे हम आकलन लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ओबीसी वोट बैंक। पलड़ा किसका भारी है? आपने बताया कि कितने ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। अशोक गहलोत भी ओबीसी हैं, माली समुदाय से हैं, लेकिन वसुंधरा राजे भी कभी ये बोलने में नहीं चूकती है कि जाटों की बहू हूं और गुजरों की समधन हूं, दोनों ओबीसी हैं। तो इससे हमको समझ आता है और हम आकलन लगा सकते हैं कि कितना अहम है ओबीसी वोट बैंक और किस तरह से हर आदमी जो है, हर जो नेता है, वो अपना ओबीसी कार्ड खेलना चाहता है। लेकिन जैसे मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करूं तो मध्य प्रदेश में लगभग जो 48% आबादी है, जैसा ओबीसी कमीशन का कहना है कि 48% आबादी ओबीसी की है। राहुल गांधी को हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लेते हैं कि कितने ओबीसी पत्रकार हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई है तो कांग्रेस ने जो उनकी लिस्ट आई है पूरी की पूरी 230 की, उसमें लगभग 27% ओबीसी उम्मीदवार उतारे हैं और बीजेपी ने लगभग 30%, दोनों 48% के आसपास ओबीसी को उन्होंने नुमाइंदगी नहीं दी है।
तो राजस्थान में जो सूरत हाल है लिस्ट के हिसाब से वो क्या कहता है हर्षा? देखिए, अगर आप राजस्थान का अभी फिलहाल आंकड़ा देखें, अभी पूरी लिस्ट आउट नहीं हुई है, तो कांग्रेस ने कभी करीब 40% उतारे हैं और बीजेपी ने 35% प्लस उतारे हैं इसमें। तो इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें क्यों ज्यादा है राजस्थान में, क्योंकि जो जाट और गुर्जर वोट बैंक है वो बहुत ही अहम है, ओबीसी वोट बैंक। और इनफैक्ट वो गेम चेंजर वोट बैंक है, ओपिनियन मेकर वोट बैंक है। और थोड़ा सा अगर आप इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां जहां जाट या गुर्जर डोमिनेंट कम्युनिटी है, तो वो दूसरी कम्युनिटीज को भी डोमिनेट करते हैं। और इनफैक्ट हम ये भी देखते हैं कि ऐसा नहीं कि जब हम दलित शेड्यूल कास्ट के खिलाफ अट्रॉसिटीज अगर हम देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही अपर कास्ट ही करते हो, राजपूत ब्राह्मण ही करते हो, नहीं। ओबीसी में जो डोमिनेंट कम्युनिटीज हैं, खासकर जैसे घोड़ी पे निकालना, बिनोली निकालना, घोड़ी से उतारना, तो इस टाइप के जो कम्युनिटीज होते हैं, इसमें जो ओबीसी में एक अग्रेसिव हम कैसे कह सकते हैं, अग्रणी हम कह सकते हैं, अपवर्डली मोबाइल जो कम्युनिटी है वो ये करते हैं। और क्योंकि राजस्थान में फाइट है जाट वोट की, इस बार आप देखिए अटल बिहारी गवर्नमेंट ने जाटों को आरक्षण देके अपने तरफ खींच लिया था। जाट ज्यादातर वसुंधरा राजे से इसलिए उनका लगाव था, जुड़ाव था, क्योंकि वो जाट राजघराने, सिर्फ 2 राजघराने हैं राजस्थान में जो ओबीसी हैं, और उनमें से है धौलपुर और भरतपुर। और दोनों विश्वेंद्र सिंह और वसुंधरा राजे हमेशा पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे हैं और जीतते आए हैं, अपनी सीट हमेशा जीत लेते हैं वो। तो आप देखिए कि वसुंधरा राजे से जाटों का एक लगाव था, जाट राजघराने की बहू थी वो। तो उनका जो मराठा आइडेंटिटी है उसके बारे में वो ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन उनकी जो जाट आइडेंटिटी है वो एक उनका एक इलेक्शन पिच था। और अगर आप जाट वोट देखिए तो करीब करीब 12 से 16% है जाट वोट। अभी जो जाट वोट है वो स्प्लिंटर हो रहा है। हनुमान बेनीवाल पिछली बार जो जाट लीडर है, ग्रास रूट लीडर है, वसुंधरा राजे के एक सामने जाट वोट का एक विकल्प बन के सामने आए हैं। पिछली बार बीजेपी ने उन्हें इंक्लूड किया था और वो बीजेपी के साथ अलायंस में थे। फार्मर्स इशू पे उन्होंने एग्जिट किया है अलायंस। तो बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी मिर्धा परिवार से ज्योति मिर्धा को लेके आई है। तो इसलिए इससे आपको समझ आ जाता है कि जाट वोट कितना अहम है। आप कुछ और सवाल पूछिए अनुराग, फिर अपन गुर्जर वोट पे भी चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये एक सवाल मैं अपने पड़ोसी और अपने मित्र रायपुर से जुल्फ़िकार से भी पूछता हूँ। जुल्फ़िकार, अभी जो लिस्ट आई है वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की, क्योंकि इन दोनों राज्यों में हम ज़्यादा बातें कांग्रेस बीजेपी की इसलिए करते हैं क्योंकि बाइपोलर मुकाबला होता है राजस्थान में भी इन्हीं दोनों दलों के बीच में। तो वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? मुख्यमंत्री आपके ओबीसी वर्ग से आते हैं, भूपेश बघेल, लेकिन लिस्ट में कितनी नुमाइंदगी दी है बीजेपी और कांग्रेस ने अभी? अनुराग जी, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस चुनाव में सबसे ज़्यादा बड़ा जो फैक्टर है वो ओबीसी हो गया है। तब से जब से राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात कही और ये कहा कि ओबीसी की कितनी आबादी है ये सबको पता होना चाहिए, तो छत्तीसगढ़ में इस बार की अगर टिकट वितरण की बात करें तो कांग्रेस ने 90 में से 29 विधायक ओबीसी वर्ग से उतारे हैं। वहीं अभी भारतीय जनता पार्टी के 86 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, जिसमें से उन्होंने 29 उतारे हैं। और बीते अगर 4 चुनावों की अनुराग जी अगर बात करें तो बीते 4 चुनाव में अगर हम देखें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने ही ओबीसी वर्ग को ज़्यादा टिकटें दी हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी में अगर देखें तो ओबीसी नेतृत्व मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी की जब 15 साल सरकार थी तो गैर ओबीसी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे। अब कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार है तो ओबीसी वर्ग से भूपेश बघेल आते हैं, ताम्रध्वज साहू आते हैं। जब 2018 में अगर हम बात करें तो उस समय पे जब मुख्यमंत्री की रेस में 4 नाम जो सामने आ रहे थे उनमें से 3 नाम जो थे वो ओबीसी वर्ग से थे, सिर्फ टीएस सिंहदेव को छोड़ दिया जाए। तो इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं वो ओबीसी बीच में सबसे बड़ा फैक्टर है। हालांकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी सबसे बड़ा फैक्टर होता रहा है, लेकिन इस चुनाव में दोनों पॉलिटिकल पार्टी के लिए ओबीसी एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ है। और अभी तक जो टिकट वितरण हुआ है उसमें 32% कांग्रेस ने और 32% ही भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो 4 सीटें अभी बाकी हैं उन 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के 102 प्रत्याशी ओबीसी वर्ग के और भी हो सकते हैं। तो कांग्रेस भी भली भांति जान रही है, क्योंकि कांग्रेस ने ही जो पासा फेंका है ओबीसी का, तो उसको ये बताना जरूरी है कि ओबीसी के हित में कांग्रेस ज़्यादा काम कर रही है। और जो 4 घोषणाएं की हैं छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, जैसा कल भी कहा, तो उनमें से एक जातिगत जनगणना कराना जो सबसे बड़ा
तुरुप का एक्का कांग्रेस पार्टी मान रही है और राहुल गांधी इसे हर जगह पर बोल रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर। तो छत्तीसगढ़ में ओबीसी जो है इस बार के चुनाव में सेंटर में है और नेतृत्व की दृष्टि से अगर हम देखेंगे अनुराग जी तो कांग्रेस के पास ज़्यादा मजबूत नेतृत्व दिखाई देता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी इसी वर्ग से ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कद है वो डॉक्टर रमन सिंह का है जो गैर ओबीसी वर्ग से आते हैं। जी अनुराग जी। तो हम अपने साथियों से इस ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि नीरज से थोड़ी सी बातचीत रह गई है। ब्रेक के बाद उनसे मैनिफेस्टो में क्या ओबीसी वर्ग के लिए कहा गया राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी, इस बारे में चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे तमाम साथी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दरअसल कांग्रेस ने जो अभी अपना वचन पत्र निकाला उसमें कई सारी बातें कही हैं। 27% आरक्षण के साथ ही साथ जातिगत जनगणना और कई और बातें, जैसे कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ज्योतिबा फुले और जो उनके लिए बड़ा स्मारक और कई सारी बातें कही हैं। तो मैं अपने साथी नीरज से जानना चाहूँगा कि राजस्थान में क्या कांग्रेस में किसी बात की सुगबुगाहट है कि क्या क्या ऐलान और हो सकते हैं, खास करके ओबीसी समुदाय को लेकर के? देखिए, ओबीसी समुदाय को साधने के लिए सीएम अशोक गहलोत लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव के ट्रेंड देखें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 72% और कांग्रेस को जो है 73% वोट मिला था। इसी तरीके से कांग्रेस को 23% वोट मिला था। इसी तरीके से विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव के अंदर भी जो 9% वोट का डिफरेंस जो है वो था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, यानी बीजेपी 9% ज़्यादा वोट लेकर के गई थी। इस बार साधने के लिए ओबीसी जातियों को सीएम खुद ओबीसी समाज से आते हैं और एक बड़ा आंदोलन जो है उन्हीं के जब सरकार में मंत्री भी रहे थे हरीश चौधरी, उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया था ओबीसी समाज को लेकर के आरक्षण बढ़ाने का। तो आरक्षण बढ़ाने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की मौजूदगी में घोषणा तो कर दी कि 6% आरक्षण बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसके लिए एक ओबीसी आयोग का जो पेच है वो फंसाया गया। तो ओबीसी आयोग जो है ये अपनी पूरी रिपोर्ट देगा, टाइम बाउंड इसको रिपोर्ट देनी है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ओबीसी के अंदर, वर्ग के अंदर एक ये उम्मीद जागी है कि अशोक गहलोत रहते हैं तो हमारा आरक्षण बढ़ाया जा सकता है। सीधे तौर पर इसी तरीके से महिलाओं को 1,33,00,000 महिलाओं को मोबाइल बांटने की जो योजना है उसमें भी बड़े स्तर पर जो तमाम वर्गों की महिलाएं जो हैं उसमें ओबीसी वर्ग भी शामिल है, वो फायदे में आएंगे। तो सीधे तौर पर इस तरह की योजनाएं जो हैं वो लाई जा रही हैं। कल भी सीएम अशोक गहलोत की ओर से मैनिफेस्टो को लेकर के महत्वपूर्ण घोषणा की जा सकती है, वो भी महिलाओं को लेकर के या ओबीसी वर्ग को लेकर के, अन्य वर्गों को लेकर के की जा सकती है। राजस्थान में अगर बात करें तो 55% जो आबादी करीब मानी जाती है वो ओबीसी वर्ग की मानी जाती है और 70% यानी कि 70 जो सीटें हैं 200 में से 70 सीटें वहां पर ओबीसी का प्रभाव रहता है या 68 से 70 तक ओबीसी के विधायक जीत करके आते हैं। जाट विधायक की इनमें 33 की आसपास संख्या जाट विधायकों की रहती है, एक बड़ा फिगर है। इसके साथ ही राजस्थान में जो मुस्लिम है वो भी ओबीसी के अंदर आते हैं, 90% मुस्लिम ओबीसी के अंदर कवर होते हैं। इसके अलावा माली, कुशवाहा, सैनी, साथ ही मोची, नाई, सुथार, अन्य जो जातियां हैं तमाम, प्रजापत है, कुमार है, बंजारा है, ऐसी बहुत सारी जातियां हैं। 82 ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी के अंदर आती है। तो इन जातियों को साधने के लिए एक बड़े स्तर पर प्लानिंग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना पिछले दिनों इन जातियों के लोगों के लिए लॉन्च करी थी, जिसके अंदर 3 लाख रुपए तक लोन का प्रावधान है। तो केंद्र सरकार भी अपनी पूरी कोशिश ओबीसी को साधने के लिए कर रही है। प्रधानमंत्री भी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, अशोक गहलोत भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन एक बड़ा जो डिफरेंस है वो यहाँ पर यह है कि ओबीसी आरक्षण का शिगुफा छेड़ा गया, साथ ही जातिगत जनगणना की बात सीएम अशोक गहलोत ने कही। अमित शाह जो है वो खुद जब जोधपुर के अंदर आए थे, बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक उन्होंने ली और 10 तारीख को उन्होंने जब सितंबर के अंदर यहाँ संबोधन भी जो है अपना दिया था जोधपुर के अंदर, सीएम अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। पूरे तौर पर ओबीसी को साधने की कोशिश की जा रही है। अब चुनाव से पहले मैनिफेस्टो अभी जारी होना बाकी है, ना बीजेपी ने अभी तक मैनिफेस्टो लेकर के आई है, बीजेपी ना कांग्रेस लेके आई है, लेकिन 10 गारंटियां जो है वो अशोक गहलोत ने दी है। उसमें तमाम वर्गों को जो है बताया गया है कि तमाम वर्गों को हम आगे बढ़ाएंगे। साथ ही जो विजन 2030 डॉक्यूमेंट रखा है उसमें भी इन जातियों के ज्यादातर जो लोग हैं वो कवर होंगे, यादव, विष्णोई, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं। बिल्कुल नीरज, तो
नीरज नीरज हमारे पास वक्त बहुत कम है। आपने बहुत तफसील से बताया और तीनों राज्यों के जो लोग हैं, खासकर के ओबीसी समुदाय के, वो टकटकी लगाए बैठे हैं कि घोषणा पत्र में उनके लिए क्या खास निकलता है, जबकि पूरी राजनीति अभी ओबीसी के आसपास केंद्रित हो गई है। जयपुर से हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह, नीरज, और छत्तीसगढ़ से जुल्फी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राज्यों की जंग में कल हम फिर मिलेंगे। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।